हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 29 है, जिसमें हम कुछ 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 411, द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर इज कॉल्ड। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? FII। समझ लेते हैं ये क्या होता है। सी, FFI और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड FPI। FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और FPI मीन्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या होता है? अगर किसी अदर कंट्री का बंदा किसी और कंट्री के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स यानी कि इस तरह की फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो हैं उनमें इन्वेस्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? FII और FPI मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो यहाँ पे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन पूछा था तो वो क्या होगा? FII। बाकी चीज़ों को भी समझ लेते हैं। FDI क्या होता है? FDI मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इज एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फर्म और इंडिविजुअल इन वन कंट्री इनटू बिजनेस इंटरेस्ट लोकेटेड इन अनदर कंट्री। अगर एक कंट्री का बंदा दूसरी कंट्री में बिजनेस इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करता है, यानी कि वहाँ पे कंपनी ओपन करता है, लैंड एक्वायर करता है, इस तरह की चीज़ें करता है, डायरेक्टली बिजनेस एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? FDI। और अगर फाइनेंशियल एसेट में यानी कि बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स इनमें इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या कहते हैं? FII और FPI। FDI लॉन्ग टर्म के लिए होती है और FII और FPI क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए। देन नेक्स्ट वन इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है? एक स्टेटमेंट होती है जिसमें अदर कंट्रीज के साथ जो ट्रेड होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। SDR मीन्स स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स which refers to an international type of monetary reserve currency created by इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF जो करेंसी क्रिएट करता है उसको बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट। और ये कब किया था उसने? कब से स्टार्ट की थी? 1969 से। दैट ऑपरेट एज अ सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व फॉर मेंबर कंट्री। यानी कि जो IMF की मेंबर कंट्री हैं वो SDR का यूज़ करके यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट का यूज़ करके वहाँ से फंड विड्रॉ कर सकती हैं। क्लियर है? लेकिन हमारे में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन पूछा था, इसलिए आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर 2। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 412, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच टू प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रोडक्ट कॉस्टिंग की कॉस्ट बिहेवियर ओरिएंटेड अप्रोच कौन सी होती है? मार्जिनल कॉस्टिंग होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है कन्वेंशनल टेक्निक है जिसमें कि फिक्स और वेरिएबल दोनों कॉस्ट को कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाता है। मार्जिनल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है। और प्रोसेस कॉस्टिंग उन चीज़ों की होती है जिनमें जो प्रोडक्ट है वो कॉन्टिन्यू प्रोसेस से पास होके बनता है, यानी कि कुछ काम एक प्रोसेस में हुआ, फिर उसे दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर तीसरे में हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, कि भाई कहीं से पार्ट आए, कहीं पे उसको फिर एक साथ कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर रेडी किया गया, उसके बाद का काम दूसरी प्रोसेस में किया गया। सिमिलरली अगर हम कंप्यूटर, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वो भी क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में एक पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड सारा डेटा एक जगह कलेक्ट करके उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 413, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग से प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चलती है, यस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चलता है, यस। इन्वेंट्री की वैल्यू पता चलती है, यस।
कैश फोरकास्ट नो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग आपको सारी चीज़ें बता रही है, प्रोडक्ट कॉस्ट भी बताती है, कॉस्ट भी बताती है, इन्वेंट्री वैल्यू भी बताती है, कैश फोरकास्ट नहीं बताती। मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 414, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वुड इंक्लूड वेजेस पेड टू ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। डायरेक्ट लेबर में सब कुछ आता है, सिर्फ एक को छोड़ के। किसको क्या नहीं आएगा? फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर मीन्स लेबर विच इज डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट को देख के जिन चीज़ों को डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल किया जा सकता है वो क्या है? डायरेक्ट लेबर। मशीन ऑपरेटर है, भाई कोई प्रोडक्ट बना है तो ऑब्वियसली मशीन ऑपरेटर ने काम किया होगा, इस पर पता लगा सकते हैं डायरेक्टली प्रोडक्ट को देख के, इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। देन असेंबली लाइन वर्कर, ऑल्सो द पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर। वॉचमैन, दिस इज इनडायरेक्ट लेबर। ब्रिकलेयर, डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डायरेक्ट लेबर में मशीन ऑपरेटर, असेंबली लाइन वर्कर, ब्रिकलेयर सब आएगा, लेकिन कौन नहीं आएगा? वॉचमैन। वॉचमैन का जो सैलरी है या वेजेस है वो कहाँ आएगा? इनडायरेक्ट लेबर में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 415, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। सी, प्राइम कॉस्ट के 3 कंपोनेंट होते हैं सिर्फ। प्राइम कॉस्ट इज द समेशन ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट ओवरहेड। तीनों को प्लस कर दो तो क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट। अब उसने कहा है नोट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। कौन प्राइम कॉस्ट का कंपोनेंट नहीं है? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ओवरहेड नहीं है। तो ओवरहेड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नोट अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 416, ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से सब कुछ ओवरहेड सिर्फ एक को छोड़कर। सबसे समझिए ओवरहेड होता क्या है। देखिए, इसके लिए आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट पता होने चाहिए। कॉस्ट के ब्रॉडली 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस को फर्दर 3 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर इन तीनों को प्लस कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? अभी हमने डिस्कस किया था प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन गया प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को एड ऑन कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? ओवरहेड। तो यहाँ पे आपसे पूछा है ओवरहेड कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओवरहेड क्या नहीं है? इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड का पार्ट है, यस। फैक्ट्री यूटिलिटीज, फैक्ट्री में जो चीज़ें यूज हो रही हैं कारखाने में वो है, यस। डायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, नॉट द ओवरहेड। इनडायरेक्ट लेबर इज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड। तो आपसे पूछा था एक्सेप्ट, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? यानी कि डायरेक्ट लेबर इज नॉट द पार्ट ऑफ ओवरहेड। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 417, विच टाइप ऑफ ऑडिट इज कंसिडर्ड थ्रू आउट द ईयर। कौन सी ऑडिट को पूरे साल भर करते हैं? एनुअल ऑडिट साल में एक बार होती है। इंटरिम ऑडिट 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में होती है, 2 एनुअल जनरल मीटिंग। 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में जो ऑडिट होती है उसे क्या कहते हैं? इंटरिम ऑडिट। कॉन्टिन्यूस जो लगातार होती रहती है, कंप्लीट मीन्स सारा काम हो जाना, ये कोई एक टाइप में काउंट नहीं होता। तो थ्रू आउट द ईयर क्या है? कॉन्टिन्यूस ऑडिट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 418, ए voidable contract is not enforced by law, forbidden by law, enforceable at the option of one party,
enforceable at the option of both the parties. सी सबसे पहले समझ लीजिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2(1) an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties is voidable contract. However, the contract continue to be good and enforceable unless it is repudiated by the aggrieved party. यानी कि जो एग्रीव्ड पार्टी है जब तक उसको मना नहीं करती तब तक वो गुड और इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को एक या जितनी भी इसमें इन्वॉल्व पार्टी हैं वो सब की सब डिनाई कर सकती हैं. तो अब यहाँ पे देखिए नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ का क्वेश्चन राइज ही नहीं होता, फॉरबिडन बाय लॉ का भी क्वेश्चन राइज नहीं होता. आपने देखना है ऑप्शन ऑफ वन पार्टी और ऑप्शन ऑफ बोथ पार्टी. देखिए अगर इसमें लिखा होता वन और मोर तो ये आंसर होता. यहाँ पे लिखा है वन और मोर यानी कि दोनों में से कोई भी पार्टी डिनाई कर सकती है. तो कौन सा आंसर हो जाएगा एज पर सिचुएशन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है और किसके द्वारा, ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी. यानी कि जो एग्रीड पार्टी है उनमें से कोई भी इसको जब तक डिनाई नहीं करती तब तक ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ रहता है. क्वेश्चन नंबर 419, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तो उसमें से यानी कि भंग किया जाता है तो इनमें से कौन सी रेमेडी नहीं मिलती. रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंधन का खंडन मिलता है. रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो उससे प्रॉफिट की प्रॉब्लम होती है वो उसके लिए रेमेडी मिलती है. सूट फॉर डैमेज, ऑल्सो द रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अल्टरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध में परिवर्तन करने की रेमेडी नहीं मिलती है. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. यानी कि आपको जो आपका भी जो अनुबंध है उसे कैंसिल कर सकते हो. आपको जो लॉस होता है या जो प्रॉफिट होने वाला था उसके लिए आप कंपनसेशन ले सकते हो, डैमेज के लिए कंपनसेशन ले सकते हो, लेकिन अनुबंध में परिवर्तन नहीं कर सकते. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 420, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. म्यूचुअल एग्रीमेंट से किस कॉन्ट्रैक्ट को आप मतलब कौन सा तरीका नहीं है जो डिस्चार्ज नहीं कर सकते. हिंदी में भी पढ़ लेते हैं इसको, कन्फ्यूजन ना हो. आपसी समझौते द्वारा किए गए एक अनुबंध के निर्वाह में निम्न में से कौन सा लागू नहीं होता. बाय नोवेशन, नई पॉलिसी से. बाय रेसिशन, खंडन द्वारा. बाय सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, बाद में असंभव द्वारा. बाय वेवर, छूट से. तो कौन सा नहीं है. बाय सब्सिक्वेंट impossibility is not the part of discharge of a contract by mutual agreement. Option number 3 is the right answer. Moving on the next question, question number 421, coordinating people and human resources to accomplish organizational goal is the process of. देखिए प्लानिंग, डायरेक्टिंग, मैनेजमेंट, लीडरशिप. अगर इसमें से हम बेस्ट की बात करें तो कोऑर्डिनेटिंग पीपल एंड ह्यूमन रिसोर्स टू एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लीडरशिप. बेस्ट आंसर इज लीडरशिप. मैनेजमेंट में अगर आप मैनेजमेंट सोचोगे तो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स. लेकिन मैनेजमेंट में भी अगर दूसरे को से काम कराना है, उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना है तो मैनेजर में भी लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए. Moving on the next question, question number 422, which of the following would be included in the controlling function. इनमें से किसको controlling function में include नहीं किया जाता. measuring result against corporate objective, explaining routines, setting standards, giving assignment. देखिए हम जो उद्देश्य है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव है कॉर्पोरेट, उसके अगेंस्ट क्यों मेजर करेंगे, उसके कंसर्न में मेजर करेंगे. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 423,
Excise duty exemptions on export is available for duty paid on finished product only, component only, finished product and component, imported item. देखिए जो एग्जम्पशन है एक्साइज ड्यूटी की वो इम्पोर्टेड आइटम पर मिलती है. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 424. There will be income tax exemption to startup for first 3 year. जो स्टार्टअप है उनके लिए जो एग्जम्पशन है वो 3 ईयर के लिए मिलती है, लेकिन कोरोना पीरियड में, कोविड पीरियड में इस एग्जम्पशन को 1 साल और बढ़ा दिया गया है. द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ सेक्शन 80 IAC of the Companies Act 2013 provide for a deduction of amount equal to 100% of the profit and gain derived from an eligible business by an eligible startup for 3 consecutive years assessment year out of 10. 10 स्टार्टिंग के 10 ईयर में से किन्हीं 3 लगातार ईयर में इस एग्जेम्पशन को अवेल कर सकती है स्टार्टअप कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 एट द ऑप्शन ऑफ द SSC सब्जेक्ट टू द condition that the total turnover of its business does not exceed 100 crore. लेकिन ये एग्जम्पशन उसे तभी मिलेगी अगर उसका टर्नओवर जो है 100 करोड़ से ऊपर नहीं होता. फॉर एन एलिजिबल स्टार्टअप इनकॉर्पोरेटेड ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2013 बट बिफोर 1 अप्रैल 2021. क्लियर है? यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2. अगर पूछे कोरोना यानी कि कोविड पीरियड में कितना एक्स्ट्रा एग्जम्पशन मिला है तो 1 ईयर का एक्स्ट्रा एग्जम्पशन गेट हुआ है. क्वेश्चन नंबर 425. हु इज नोन द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन? व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन है? वो हैं वी कुरियन. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. जो वी कुरियन है वो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है. MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, जो कि फूड ग्रेन से रिलेटेड है. JP नारायण, जिनको जयप्रकाश नारायण भी कहा जाता है, ये एक इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, थ्योरिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, पॉलिटिकल लीडर थे, जिनको हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट कहा जाता है. और इनको एक रिन्यू वेल नोन रिकमेंडेशन मिली थी कि क्योंकि इन्होंने मिड 1970 में अपोजिशन को लीड किया था प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज बाबा आमटे. बाबा आमटे का ओरिजिनल नेम क्या था? मुरलीधर देवीदास आमटे, commonly known as Baba Amte, was an Indian social worker and social activities known popularly for the work of rehabilitations and empowerment of people suffering from leprosy. जो कुष्ठ रोगी होते थे उनकी इन्होंने बहुत सेवा की, उनके लिए बहुत काम की है. तो हमारा पूछा था व्हाइट रेवोल्यूशन, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का फादर कौन है? वी कुरियन. क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 426. Dash consists of economic condition, economic policy and economic system. Business environment. See, business environment refers to some total of all factors which affect business. They are strength, weakness, internal power, relationship, orientations of the organization, government policies and regulations, nature of economy, economic condition, economic policies, economic system, socio-cultural factor, demographic trends, natural factors and global trends. यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं सबको हम एक ही फ्रेमवर्क में स्टडी करते हैं और उसे क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट. क्लियर? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 427. Dash economy is not planned, controlled and regulated by the government. इनमें से कौन सी इकोनॉमी गवर्नमेंट प्लान, कंट्रोल और रेगुलेट नहीं करती? क्लोज इकोनॉमी. क्लोज इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है
जिसका अदर कंट्री के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो सारी अपनी नीड को अपनी कंट्री के अंदर ही फुलफिल करती है, ना कोई इंपोर्ट होता है ना एक्सपोर्ट होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है, ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई यानी कि इसमें फ्री मार्केट का कंसेप्ट अप्लाई होता है। गवर्नमेंट सिर्फ रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, बाकी इकोनॉमी में सब कुछ फ्रीली होता है। कौन क्या करेगा, कितना बिजनेस करेगा, कौन सी मार्केट टारगेट करेगा, ऑल डिसीजन टेकन बाय द प्राइवेट प्लेयर्स। मिक्स इकोनॉमी जिसमें दोनों क्वालिटी होती है, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट की। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो प्लान, कंट्रोल एंड रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, यानी कि जो इकोनॉमी प्लान, कंट्रोल एंड रेगुलेट की जाती है गवर्नमेंट के थ्रू से क्या कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी। मिक्स जिसमें कुछ पार्ट कैपिटलिस्ट होता है यानी कि प्राइवेट प्लेयर के हैंड में होता है, और कुछ पार्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसको क्या कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी। फ्री मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो आपसे पूछा था इकोनॉमी इज नॉट प्लान्ड एंड कंट्रोल एंड रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, तो कौन सी है वो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यूएसए की इकोनॉमी कैसी है, कैपिटलिस्ट। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 428। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम वाज इम्प्लीमेंट ऑन। नेशनल इंश्योरेंस स्कीम जो है वो अक्टूबर 1999 में इम्प्लीमेंट हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम इज द गवर्नमेंट स्पॉन्सर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन द कंट्री सिंस रबी 1999-2000 season as a part of risk management in agriculture with the objective of providing financial support to the farmer in the event of failure of crop as a result of natural calamities, यानी कि फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है ना, हरिकेन्स आ गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ें हुई नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से, जो क्रॉप का वेस्टेज होता है, लॉस होता है, उसके लिए फार्मर को कुछ ना कुछ गेट हो। पेस्ट की वजह से यानी कीड़ा लग गया, कुछ उससे फसल खराब हो गई, कोई डिसीज़ हो गई फसल में, उसकी वजह से जो लॉस होता है वो कहाँ कवर किया गया, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम में, जो कि स्टार्ट कब से हुई, अक्टूबर 1999 से। क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 429। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेलर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इनमें से कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन फेल होने का कारण नहीं है, लिमिटेड क्रॉप, इंसेंटिव टू कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटी, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो कौन सा नहीं है, इंसेंटिव टू कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर, लिमिटेड क्रॉप था, इंक्रीज इन रीजनल डिस्पैरिटी था, अलग अलग जगह पे अलग अलग जो आप बोल सकते हो कि इन्वायरमेंट है, अलग अलग सोयल है, अलग अलग, यानी कि हम एक प्लान को सारी जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। और इरिगेशन फैसिलिटी का एक्सपेंशन की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो हाइब्रिड जो यू कैन से जो हाई क्वालिटी के ग्रोथ वाले जो सीड्स होते थे उनको ज़्यादा इरिगेशन की नीड होती थी, उसके लिए इरिगेशन एक्सपेंशन भी एक प्रॉब्लम रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 430। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बैंकिंग सेक्टर हैज़ बीन सब्जेक्टिव टू द रिफॉर्म एज अ पार्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। बैंकिंग रिफॉर्म जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का ही पार्ट थे। The banking sector reform were conducted on the basis of Narasimha Committee Report 1 and 2 in 1991 and 98 respectively. The nationalization of bank was one of the recommendation of Narasimha Committee. Nationalization of bank Narasimha Committee की recommendation थी, which is correct from the following. इनमें से कौन सा करेक्ट है, इनमें से सिर्फ फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, यानी कि जो बैंकिंग सेक्टर है उसका जो रिफॉर्म है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 का पार्ट है, और नरसिम्हा कमेटी के बेस पे जो
बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म है वो किए गए थे, लेकिन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक जो है वो जवाहरलाल नेहरू की हेडेड कमेटी थी, कांग्रेस इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी, जिसके इस पे नेशनलाइजेशन का डिसीजन लिया गया था। यानी कि नेहरू जी ने स्टार्ट किया था, फिर नेहरू जी की डेथ के बाद इसको जो है इंदिरा गांधी ने अप्लाई किया था 1969 में, रातों रात, यानी कि कुछ ही टाइम पीरियड के अंदर 14 लार्जेस्ट बैंक को क्या कर दिया गया था, नेशनलाइज कर दिया गया था। क्लियर है? तो ये थे आज हमारे आज के 20 क्वेश्चन। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।